साथियों नमस्कार। यह हमारी PYQ की सॉइल से 5th क्लास है। इससे पहले की क्लासों में आप ज़रूर विजिट करेंगे और इसके माध्यम से आपको यह समझ आ रहा होगा कि इस टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप इस क्लास के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे होंगे और इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने में आपको आसानी भी मिलती होगी। तो आप चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? इरोजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन एंड केव रिवाइन इन द चंबल वैली। तो आपको यहाँ बताना है कि ये जो रेवाइंस हैं, तो ये रेवाइंस किस आधार पर बने हुए हैं। ओके, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसे हैं। यहाँ ये पूछ रहा है ना कि रेवाइंस, तो इसका कारण क्या है? यह एक अपरदन तो है, लेकिन ये किस अपरदन के तहत आता है? तो यह है अवनालिका अपरदन, यानी कि जिसे गली अपरदन बोलते हैं। ये सॉइल इरोजन के और भी टाइप्स हैं, उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं कि अस्फालन एंड स्लैश अपरदन क्या है, चादरी अपरदन क्या है, क्षुद्र सरिता क्या है और नालिका क्या है। ये उसके अपने टाइप है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद इनके बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ये यहाँ ये प्रश्न है कि सही क्रम में पहचानिए आप। आइडेंटिफाई आपको करना है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फॉर द फॉलोइंग, मतलब एक आपको सीक्वेंस बताना है कि जो मृदा का अपरदन हो रहा है तो डायरेक्ट कोई एक अपरदन तो होगा नहीं, उसमें एक चरण होगा, एक क्रम से जो अपरदन हो रहा तो वो कौन सा अपरदन है, यहाँ आपको क्रम बाय क्रम बताना है। तो यह है अस्फालन अपरदन, इसके नेक्स्ट परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। ये मृदा इरोजन का एक पैटर्न है कि पहले यही होगा, अस्फालन होगा, फिर परत होगा, फिर रील होगा, फिर अवनालिका होगा। जैसे कि यहाँ भी कुछ टाइप लिखे हुए थे, तो इन्हीं के आधार पर अब इन अपरदन के बारे में हम एक एक समझते हैं कि आखिरकार ये अपरदन होते क्या हैं, किनको किस आधार पर इन अपरदन को हम समझेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके टाइप करते हैं अस्फालन अपरदन को। ठीक, इसी को एक अपरदन का नाम देते हैं फ्लैश अपरदन, जैसा कि आप लोग यहाँ पहले देखते हैं ये। तो एक एक करके इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। तो ये प्रश्न और वो प्रश्न एक दूसरे से लिंक अप हैं, तो वहीं हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, इरोजन, तो ये इरोजन क्या है? तो सारे इरोजन जो हैं, तो ये कैसे इरोजन होंगे? वाटर के परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं। ये वाटर के टच होने से ही ये इरोजन जो है तो सॉइल में होता है। तो जैसे मानो कि बादल है और वर्षा हो रही है, ये क्या हो रहा? वर्षा हो रही है, रेन। तो जब रेन होगी तो पहले जो बूंद गिरेगी सरफेस पे गिरेगी, तो सरफेस पे बूंदें गिरती हैं। ठीक, तो आप समझें कि यहाँ पास ये बूंद गिरी, ये बूंद गिरी। ठीक, अब इस बूंद के गिरने से इस क्षेत्र में ये जो जगह है, तो यहाँ एक कंपन पैदा होगा पहले, क्योंकि ये तेजी के साथ गिरती ग्रेविटी के फोर्स के कारण। तो यहाँ कुछ ऐसे ये सॉइल इतने में टूटेगी, वहाँ ये सॉइल टूटेगी। तो यही प्रक्रिया अब इस पूरे सॉइल में होगी जहां जहां रेन होगी पहली। तो ये क्या है? ये फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है। ओके, क्या है ये? फर्स्ट प्रोसेस इरोजन का है। तो इतना तो आपको समझ आया कि फर्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत की ऐसी प्रक्रिया हुई, तो इसी को हम बोलते हैं बूंद। इसका अलग नाम है बूंद अपरदन, यानी कि ड्रॉप इरोजन।
ठीक, तो इसे आप बूंद अपर्दन के नाम से भी समझे कि ये बूंद अपर्दन क्या है। तो इसी को फ्लैश अपर्दन बोलते हैं, स्फालन अपर्दन बोलते हैं और ड्रॉप इरोजन। सेकंड चलते हैं हम लोग परत अपर्दन पर। परत अपर्दन, इसका सेकंड नाम यहाँ क्या दे रहा है, चादरी अपर्दन। ठीक, तो हम सेकंड इरोजन की तरफ चलते हैं और वह है परत। परत अपर्दन या इसी को बोलते हैं चादरी और इंग्लिश बोलते हैं सीट अपर्दन, सीट इरोजन। ये हमारा सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ इरोजन। ओके, तो इस सेकेंड में क्या होगा कि ये हमारी जो सरफेस है, सरफेस, इस सरफेस में इस बूंद के माध्यम से जो बूंद गिरी है, तो अब यहाँ वाटर का कलेक्शन होगा। इस क्षेत्र में पानी अब क्या होगा, बहेगा। तो अब ये जो पानी है, पानी बहना शुरू होता है। क्या होता है, बहना शुरू करता है। और जब ये बहना शुरू होता है तो इसके साथ में, इसी बहाव के साथ, बहाव के साथ जो सरफेस है उसकी ऊपरी परत, ऊपरी परत की मृदा, ऊपरी परत की मृदा का भी बहाव होता है। ठीक, ऊपरी परत का भी जब बहाव होता है तो इसके माध्यम से जो मृदा होगी तो इसका प्रभाव क्या होगा कि मृदा अनुर्वर हो जाती है, यानी कि इसकी जो फर्टिलाइटी है तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो जब किस में रूप में बदलने लगी, एक प्रकार से ये उस समय बंजर का रूप ले लेती है, क्योंकि अपर्दन तो हुआ। तो इससे जो उर्वरक मृदा है वह मृदा बह के दूसरे जगह चली गई। तो इसमें, इस कंडीशन में फसल जो हैं, फसलें कम होती हैं। क्रॉप क्या होगी, क्रॉप की जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, उत्पादकता होगी, उसमें कमी आएगी। तो इस आधार पर इसे बोलते हैं डेथ ऑफ फार्मर। ठीक, अब ऐसा क्यों, क्योंकि उर्वरक नहीं है तो किसानों की एक प्रकार से मृत्यु ही है। उर्वरक क्षमता जब नहीं होगी तो बेहतर फसलें नहीं होगी, तो उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस होगी वो और भी ज़्यादा पुअर होगी। इस आधार पर तो इस चीज़ को आप याद रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी अपर्दन होता है किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ खेती तो करेंगे, खेती करने लायक जमीन तो दिखती है, पर ऊपर की जो उर्वरकता है वह खत्म हो जाती है और वो अनुर्वर मृदा में परिवर्तित हो जाती है। थर्ड जो हमारा है, थर्ड टाइप, अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ इरोजन, थर्ड टाइप ऑफ इरोजन। ठीक, तो अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं रील अपर्दन इरोजन। ठीक, रील। अब ये रील में क्या है कि जैसे ये मृदा, यहाँ एक तो बूंद गिरी, बूंद से पानी बही, और पानी बहने से ये जो छोटा जो सीट अपर्दन हुआ था, यही सीट अपर्दन के कारण ये मृदा और भी ज़्यादा ढीली होगी, जिससे इसमें और भी गहरी न गहरी नालियाँ बनने लगेंगी। अब यह गहराने लगेंगी, ऐसे नालियाँ बन जाएंगी, ऐसे ये सरफेस में बहने लगेंगी। ठीक, तो इस तरह ये गहरा गहरा रूप ले लेंगी और इस तरह ये बहाव चालू हो जाएगा। तो इस तरह की क्षुद्र सरिताएं छोटी छोटी रूप में नालियां बन जाती हैं। तो क्या है, इसके माध्यम से अब ये सरफेस में नालियों का बनना, यानी कि अब जो ऊपरी मृदा तो हट गई, लेकिन अब यहाँ नालियां भी बनने लगी।
तो जब नालियां बनने लगी, इसी नाली को रील अपर्दन कहते हैं और इसके माध्यम से कलेक्ट होके पानी क्या होता है, बहाव होने लगता है। तो ये रील अपर्दन क्या होगा, नालियां बन जाएंगी। और अब हमारा जो अगला टाइप है वह सबसे ज्यादा खतरनाक टाइप होता है, जिसे हम बोलते हैं रेवाइन, ठीक, या गली इरोजन, ठीक। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ तो अभी तो ठीक है, कुछ मात्रा में अभी पतली नालियां बनी हैं, लेकिन अब इसमें नालियों का आकार मोटा हो जाएगा। कुछ ऐसे नालियां बन जाएंगी मोटी मोटी, ये ऐसे नालियां बन जाएंगी इस तरह। तो अब इतने में पूरे में ये पानी बहेगा, यहाँ से मृदा भी हट गई और ये जो सरफेस है ये किसी काम का नहीं बचता। इसीलिए यह इरोजन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। इसी को गली इरोजन बोलते हैं। और यही इरोजन जो है तो भारत में चंबल क्षेत्र पर दिखता है, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले प्रश्न किया हुआ है कि चंबल के इरोजन में किसका कारण। तो अब ये जो रीजन ये बनता है, यह किसके लिए हो जाता है, जो सामाजिक अपराधक तत्व होते हैं उनके छिपने की बहुत अच्छी जगह हो जाती है, छिपने की जगह हो जाती है। और यहाँ तक सुगमता के साथ ना तो परिवहन होता है, परिवहन की भी सुगमता नहीं होती, और ऐसे क्षेत्रों में विकास बाधित होता है। तो इस तरह के अन्य कारण होते हैं, अन्य कारण जो हो तो इस तरह के बनते हैं, जो कि ये इरोजन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। और ये इसका बहुत बड़ा क्षेत्र जो है तो चंबल वाले क्षेत्र में, जो कि एमपी वाले क्षेत्र में इसका ज़्यादा है, कुछ जो है तो यूपी के क्षेत्र में, लेकिन एमपी का क्षेत्र यानी कि जो चंबल नदी है, जो हमारी चंबल नदी है, इसी रीजन में ये होता है, ठीक। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, इन वाले क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है इस इरोजन का। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल ये हमारी क्लासेस होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।